हिंदुस्तान का बंटवारा हुए 2-3 साल बीत चुके थे। तब जाकर दोनों देशों यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ख्याल आया कि पागल खानों में बंद पागलों का भी इसी तरह बदली होनी चाहिए जैसे जेल के कैदियों का किया गया था। यानी हिंदुस्तान के पागल खानों में बंद मुसलमान पागलों को पाकिस्तान और पाकिस्तान के पागल खानों में बंद हिंदू पागलों को हिंदुस्तान भेज दिया जाए। कह नहीं सकता यह अदला बदली न्यायपूर्ण थी या अन्यायपूर्ण, मगर जिन्होंने यह फैसला किया था वे बुद्धिमान थे। दोनों देशों में इस बात को लेकर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई। तब कहीं जाकर इस अदला बदली का दिन तारीख तय की गई। अच्छी तरह छानबीन करने के बाद हिंदुस्तान के उन मुसलमान पागलों को वहीं रोक लिया गया जिनके माता पिता और परिवार हिंदुस्तान में रहते थे, और बाकी मुसलमान पागलों को सीमा पार भेज देने का आदेश हो गया। पाकिस्तान में हिंदू या सिख एक भी परिवार नहीं था, इसलिए पागलखानों में कैद तमाम हिंदू और सिख पागलों को हिंदुस्तान भेजने की तैयारी शुरू हो गई। हिंदुस्तान के पागलखानों का हाल तो नहीं मालूम, मगर जब पाकिस्तान के लाहौर जिले के पागलखाने में पागलों के तबादले की खबर फैली तो खलबली सी मच गई। हर कोई कौतूहल और दिलचस्पी से इस विषय पर बात करता। लाहौर के पागलखाने का हाल सुनिए। वहां 12 साल से एक मुसलमान पागल रहता था। पागल होते हुए भी वह रोजाना नियम से नमाज अदा करता था। जब पागलों के तबादले की खबर उसके दोस्त को लगी तो उसने उससे पूछा, मौलवी साहब, ये पाकिस्तान कहाँ बसा है और यह क्या बला है? इस पर मुसलमान पागल ने काफी देर तक सोचकर जवाब दिया, दरअसल हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां छुरे बनाए जाते हैं, उसे पाकिस्तान कहते हैं। उसके जवाब से उसका पागल दोस्त खुश हो गया। उसी पागल खाने में एक सरदार पागल ने अपने साथी पागल सरदार से अपनी परेशानी बताई। "अ, अब क्या होगा सरदार जी? सरकार हमें हिंदुस्तान भेज रही है, जबकि हम वहां की भाषा ही नहीं जानते।" इस पर दूसरा पागल सरदार हंसकर बोला, आप फिक्र ना कर, हिंदुस्तान के शैतानों की तरह अकड़ अकड़ कर फिरना मुझे आता है और उनकी भाषा भी जानता हूं। इस तबादले से खुश होकर एक मुसलमान पागल ने नहाते हुए जोश में भरकर नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। नारा लगाते हुए वह यूं अकड़कर खड़ा हो गया कि रपट गया और फर्श से टकराते ही बेहोश हो गया। पागल खाने में सभी पागल नहीं थे। वहां कुछ ऐसे भी लोग कैद थे जिन्हें फांसी के तख्ते से बचाने की खातिर उनके रिश्तेदारों ने उन्हें पागल करार दे दिया था और अफसरों की जेबें गरम कर पागल खाने में दाखिल करा दिया था। ऐसे कातिल पागल होने का ढोंग करते थे। पागल न होने के कारण वे यह तो समझ ही गए थे कि हिंदुस्तान के जिस हिस्से को काट कर दूसरा मुल्क बनाया गया है वह पाकिस्तान है, मगर इससे ज्यादा उन्हें भी खबर नहीं थी। अखबार उनकी पहुंच से बाहर थे और वहां तैनात पहरेदार सिपाही अंगूठा टेक और कम बुद्धि वाले थे। उनसे पूछताछ करने का कोई फायदा न था। हिंदुस्तान के बंटवारे के अलावा उन्हें इतना ही पता था कि मुसलमानों के लिए बना नया मुल्क पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया है। उसे लोग कायदे आजम कहकर पुकारते हैं, मगर उन्हें यह पता नहीं चल पा रहा था कि बंटवारे में हिंदुस्तान के किस हिस्से को काटकर पाकिस्तान बनाया गया है। पागलों में अदला बदली की खबर जोरों पर थी। सभी अपनी अपनी तिकड़म भिड़ा रहे थे कि पागल खाने के पागलों में वे अलग हैं या साथ में। कहां जाएंगे, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? अगर वे हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कैसे जा सकते हैं, जबकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान कहां है। और अगर वे पाकिस्तान में हैं तो वे पाकिस्तानी कैसे हुए, जबकि बंटवारे से पहले उस जगह की गिनती हिंदुस्तान में ही तो होती थी। एक पागल तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फेर में ऐसा उलझा कि उसका पागलपन हद से ज्यादा बढ़ गया। हुआ यूं कि झाड़ू से सफाई करते हुए वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और उसकी डाल पर बैठा 2 घंटे तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में ही बोलता रहा। पहरेदार सिपाहियों ने जब उसे पेड़ से उतारना चाहा तो वह एक और ऊंची डाल पर जा बैठा। सिपाही उसे डराने लगे तो उस पागल ने कहा, मुझे ना हिंदुस्तान चाहिए ना पाकिस्तान,
आज से यह पेड़ ही मेरा देश है, मैं यहीं रहूंगा। सिपाही उसे उतारने के चक्कर में बहुत देर तक परेशान रहे। आखिर वह पेड़ से तब उतरा जब उसका पागलपन का दौरा खत्म हो गया। नीचे उतरते ही वह अपने हिंदू व सिख पागल साथियों से गले मिल मिलकर रोने लगा। उसे यह सोच सोचकर बड़ा दुख हो रहा था कि पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम होने के कारण उन्हें बिछुड़ना पड़ेगा। पागल खाने में एक और मुसलमान पागल था, जो कभी एमएससी पास रेडियो इंजीनियर था। वह हमेशा दूसरे पागलों से अलग एकांत के बाग में एक कोने में चुपचाप चहलकदमी करता रहता था। वह हमेशा दूसरे पागलों से अलग एकांत में बाग के कोने में चुपचाप चहलकदमी करता रहता था। तबादले की खबर सुनकर उस पागल ने अपने सारे कपड़े उतार फेंके और एकदम जन्मजात नंगा होकर बाग में टहलने लगा। उसने अपने सारे कपड़े दफेदार को दे दिए। ऐसे ही एक मोटा मुसलमान पागल था। जब उसका दिमाग ठीक था, तब वह मुस्लिम लीग का एक सक्रिय सदस्य था। उसकी आदत थी कि वह दिन भर में कम से कम 15 बार तो जरूर नहाता था। तबादले की खबर सुनकर उसने नहाना ही बंद कर दिया। संयोग से उसका नाम मोहम्मद अली था। जब उसे पाकिस्तान के कायदे आजम का नाम पता चला, तो उसने अपने साथी पागलों के बीच खुद को पाकिस्तान का कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना घोषित कर दिया। ऐसा उसने ही नहीं किया, एक सरदार पागल ने भी किया। वह तारा सिंह मास्टर बन बैठा। बस फिर क्या था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और मास्टर ताराचंद में जंग छिड़ गई। इससे पहले कि उनकी जंग खतरनाक रूप लेती, सिपाहियों ने दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। उन्हें खतरनाक पागल करार दे दिया गया था। इसी तरह लाहौर का रहने वाला एक हिंदू वकील था, जो इश्क के चक्कर में फंसकर पागल हो गया था। उसे जब पता चला कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है, तो उसका दिल दुखी हो गया। दरअसल उसकी प्रेमिका अमृतसर की रहने वाली थी, जबकि उस लड़की को हिंदू वकील से जरा भी मोहब्बत न थी। मगर वह उसे इतना चाहता था कि पागलपन में भी उसे वह याद थी। अपनी महबूबा के हिंदुस्तानी और खुद के पाकिस्तानी बन जाने से उसे इतना गुस्सा आया कि उसने हिंदुस्तान का बंटवारा करने वाले मुस्लिम लीडरों को जी भर कर गालियां दी। उसकी हालत देख पागल साथियों ने उसे समझाया कि वह शांत हो जाए। अगर वह अमृतसर जाना चाहता है तो उसे भेज दिया जाएगा। मगर पागल वकील की एक और कठिनाई थी कि वह लाहौर को भी नहीं छोड़ना चाहता था। उसका विचार था कि अमृतसर में वह ढंग से वकालत नहीं कर पाएगा। ऐसे ही दो एंग्लो इंडियन व्यक्ति यूरोपियन वार्ड में भर्ती थे। जब उन्हें मालूम पड़ा कि अंग्रेज हिंदुस्तान को आजाद कर वापस चले गए हैं, तो वे भी बड़े परेशान हुए। उनकी परेशानी की वजह यह थी कि यूरोपियन वार्ड कहाँ जाएगा, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। ब्रेकफास्ट में उन्हें डबल रोटी खाने को मिलेगी या फिर भारतीयों की बेहुदा चपातियों पर गुजारा करना पड़ेगा। 15 साल से पागल खाने में एक पागल सिख रह रहा था, जो कभी कुछ नहीं कहता था, चुप रहता। मगर जब कहता तो यही कहता कि ओपड़ दी, गिड़गिड़ दी, एनेक्स दी, बेंदिया ना दी, मूंग दी दाल, अब दी लालटेन, जिसका कोई मतलब नहीं था। वह पागल सिख 15 सालों में एक पल के लिए भी नहीं सोया था, न दिन में न रात में। वह कभी लेटता भी नहीं था, हर वक्त खड़ा रहता। कभी कभी दीवार के साथ टेक लगाकर जरूर खड़ा हो जाता था। हर समय खड़े रहने से उसकी टांगें और पिंडलियां इस तरह सूज गई थीं कि उसे चलने में भी तकलीफ होती थी। मगर फिर भी वह कभी नहीं लेटता था। जब उसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हो रही पागलों की अदला बदली की भनक लगी, तो वह तबादले की बाबत पागलों में चलती बात को बड़े गौर से सुनता था। जब कोई पागल उससे पूछता, तुम्हारा क्या विचार है?" तो उसका जवाब होता, "ऊपर दी, गिड़गिड़ दी, अनेक्स दी, बेंदियाना दी, मूंग दी दाल, आप दी पाकिस्तान गवर्नमेंट।" मगर थोड़े दिन बाद उसने अपने इस इकलौते वाक्य में कुछ बदलाव किया। वह था ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट को अब ऑफ दी टोबा टेक सिंह कहने लगा। साथ ही वह हर किसी पागल से पूछता नजर आता, बंटवारे में टोबा टेक सिंह किसके हिस्से में आया है, हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के? मगर किसी के पास इसका सवाल का जवाब न था। जो बारे में जानने के लिए आपस में बातचीत करते, वे भी उलझ कर रह जाते थे।
जैसे सियालकोट बंटवारे से पहले हिंदुस्तान में था, मगर बाद में पाकिस्तान की मिल्कियत है। फिर वे सब हंसते कि लाहौर फिलहाल पाकिस्तान के हिस्से में आया है, मगर क्या मालूम आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान के कब्जे में चला जाए। ये भी हो सकता है कि पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्जा ले, और क्या पता दोनों मुल्कों का नामो निशान दुनिया के नक्शे से ही मिट जाए। टोबा टेक सिंह खोजने वाला सिख बहुत कम नहाता था, जिस कारण उसकी दाढ़ी और सिर के बाल आपस में गुंथ कर सिर से चिपक गए थे। इसी वजह से वह देखने में बड़ा डरावना लगता था, मगर उससे किसी को कोई भी परेशानी नहीं थी। इन 15 सालों में उसका किसी से झगड़ा तक न हुआ था। पागल खाने के पुराने पहरेदारों को उस सिख के बारे में बस इतना पता था कि उसका नाम बिशन सिंह है। टोबा टेक सिंह का वह एक रईस जमींदार है। जब बिशन सिंह को पागल खाने में दाखिल किया गया था, तब वह लोहे की मजबूत जंजीरों से जकड़ा हुआ था। पहले हर महीने उसके परिवार के लोग उससे मिलने आते थे और उसकी खैरियत पता करके लौट जाते थे। उनका आना जाना बदस्तूर जारी था। लेकिन जब से बंटवारे के नाम पर दंगे भड़के थे, तब से कोई उसकी खबर लेने नहीं आया था। वहां सभी उसे टोबा टेक सिंह कहकर पुकारते थे। हालांकि उस पागल सिख को दिन, तारीख, महीने, साल बीत जाने का कुछ भी पता न था। मगर जिस दिन उसके परिवार वाले उससे मिलने आने वाले होते, तो उसे पहले ही मालूम हो जाता था। वह दफेदार से मुलाकातियों के आने की बाबत बताता और फिर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहाता, सिर में तेल लगाता, कंघी करता, साफ कपड़े निकालकर पहनता। उसके परिवार वाले जब उससे कुछ पूछते, तो वह सिर्फ इतना ही कहता, ऊपर दी गिड़गिड़ दी, एनेक्स दी बेंदियाना दी मूंग दी दाल अब दी लालटेन, या फिर खामोश खड़ा रहता। इन 15 सालों में उसकी बेटी धीरे धीरे जवानी की चौखट पर आ पहुंची थी, मगर बिशन सिंह को मालूम नहीं था कि वह कौन है। वह हर महीने अपने बाप से मिलने आती थी। बचपन से लेकर बड़ी होने तक वह जितनी बार भी अपने बाप से मिली, उतनी बार बस रोई हो। पागलों के तबादले की खबर सुनकर बिशन सिंह ने टोबा टेक सिंह के बारे में पता करने की जिज्ञासा हुई थी, मगर उसके सवाल का जवाब किसी के पास न था। वह बड़ा परेशान हो गया। उसके परिवार वाले उससे मिलने भी नहीं आते थे, और न ही अब कभी वह उनके इंतजार में तैयार होता था। जैसे उसे पता चल गया था कि वे अब कभी नहीं आएंगे। हालांकि बिशन सिंह की बहुत इच्छा थी कि उसके मिलने वाले आकर उसे पहले की तरह फल, मिठाइयां और कपड़े दें। उसे विश्वास था कि उसके मिलने वाले उसे टोबा टेक सिंह के बारे में जरूर बता देते कि वह कहाँ है। उसके विचार से उसके मिलने वाले टोबा टेक सिंह के ही रहने वाले थे। उसी पागल खाने में एक और पागल था। वह खुद को खुदा मानता था। बिशन सिंह एक रोज उसी के पास जा पहुंचा और पूछा, "ए खुदा, बता ना, टोबर टेक्सिन किस देश में है? पाकिस्तान में या फिर हिंदुस्तान में?" बिशन सिंह के पूछने पर उस पागल ने पहले अपनी आदत के अनुसार ठहाका लगाया, फिर बोला, तुम्हें नहीं मालूम? शायद कि वह दोनों देशों में से किसी में भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक दोनों देशों में से किसी को भी यह हुक्म नहीं दिया कि इसे अपने देश में मिला लो। बिशन सिंह उस खुदा बने पागल की मिन्नत करने लगा, तुम किसी को एक देश को हुक्म दे दो कि उसे अपने में मिला ले, तभी मेरी परेशानी खत्म होगी। इस पर पागल बोला, मेरे पास अभी समय नहीं है। मुझे फिलहाल दूसरे आदेश जारी करने हैं। अचानक बिशन सिंह गुस्से में दहाड़ा, हापड़ दी गुड़गुड़ दी अनेक्स दी बेंदियाना दी दाल मूंग दी दाल दी ऑफ वाहे गुरु दी खालसा एंड वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वह शायद यह कह रहा था कि तुम मेरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मुसलमानों के खुदा हो। अगर तुम सिखों के वाहे गुरु होते, तो आदेश दे देते। पागलों का तबादला होने में कुछ ही दिन बाकी थे कि बिशन सिंह का एक मुसलमान दोस्त टोबा टेक सिंह से पागल खाने आया। वह पहली बार बिशन सिंह से मिलने आया था। जब बिशन सिंह ने अजनबी मिलने वालों को देखा, तो वह वापस जाने लगा। तब सिपाहियों ने उसे टोकते हुए कहा, यह तुम्हारा दोस्त है फजलुद्दीन, क्या तुम इससे नहीं मिलोगे? बिशन सिंह ने पलटकर फजलुद्दीन को देखा और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। तभी फजलुद्दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा,
मैं तुमसे पहले भी मिलने की कई बार सोच चुका हूं, मगर आने का समय ही नहीं मिला। मैं तुमसे यह बताने आया था कि तुम्हारा पूरा परिवार हिंदुस्तान में जाकर बस गया है। मैं जो कुछ भी उनके लिए कर सकता था मैंने किया। तुम्हारी बेटी रूप कौर, कहता कहता वह रुक गया। मेरी बेटी रूप कौर? बिशन सिंह अपनी बेटी को याद करने लगा, मगर उसे कुछ याद ना आया। वह तो फजलुद्दीन को भी नहीं पहचानता था। फजलुद्दीन बोला, "अ, तुम्हारी बेटी भी ठीक ही है। वह भी हिंदुस्तान चली गई है। उन्होंने यहां से जाते हुए मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खबर लेता रहूं, मगर मैं आ न सका। अब जब मुझे पता चला कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, तो मैंने मिलने चला आया। वहां बलबीर सिंह और बधावा को मेरी तरफ से सलाम कह देना, और अमृत कौर को भी मेरी खैरियत के बारे में भी कह देना। और हाँ, उनसे कहना कि उनकी दोनों भूरी भैंसें ठीक हैं। एक ने कटरा दिया है और दूसरी ने कटरी, पर कटरी 6 दिन बाद मर गई थी। खैर, तुम कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए ये भरुंडे लाया था, लो। उसने एक पोटली बिशन सिंह के हाथ में थमा दी, जिसे बिशन सिंह ने करीब खड़े पहरेदार को दे दी। फिर उसने फजलुद्दीन से पूछा, तुम्हें मालूम है टोबा टेक सिंह कहाँ है? उसके सवाल पर फजलुद्दीन हैरान होकर बोला, वह कहाँ जाएगा? जहां सालों पहले था, आज भी वही है। पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। फजलुद्दीन उसके इस सवाल पर बौखला उठा। फिर बोला, नहीं, वह पाकिस्तान में है। इस पर बिशन सिंह बोला, ऊपर दी गुड़गुड़ दी एनेक्स दी बेंजाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान दी दुर फटे मुंह। और फिर वह चला गया। पागलों के तबादले की दोनों देश पूरी तरह तैयारी कर चुके थे। आखिर तारीख तय हो चुकी थी। दोनों देशों के बीच पागलों की सूची का भी आदान प्रदान हो चुका था। आखिर वह तारीख भी आ पहुंची। उस दिन बेतहाशा ठंड थी। लाहौर के पागल खाने से पागल हिंदू व सिखों से भरी गाड़ियां पुलिस की निगरानी में चल दी। बड़े अफसर भी गाड़ियों के साथ ही थे। बाघा के बॉर्डर पर गाड़ियां रुकीं। दोनों देशों के सुपरिटेंडेंट आपस में मिले। कागजों की खानापूर्ति करने के बाद पागलों की अदला बदली शुरू हो गई। यह काम सारी रात होता रहा। बड़ा ही मुश्किल काम था। गाड़ियों से पागलों को निकालकर दूसरे देश के अफसरों को सौंपना ऐसा था जैसे पगलाए सांड को काबू करना, क्योंकि पहले तो गाड़ियों से पागल उतरते ही नहीं थे। किसी तरह उन्हें बाहर निकाला जाता तो वे शोर मचाते हुए भागने लगते। उन्हें संभालना हिमालय पर्वत पर चढ़ने जैसा था। कुछ पागल नंगे थे। उन्हें कपड़े पहनाए जाते तो वे उन कपड़ों की चिंदियां उड़ा देते। पागल तो पागल ही होते हैं। जो गालियां बकता तो बकता ही रहता। अगर कोई गाना गाना शुरू होता तो गाता ही चला जाता। कुछ रो रहे थे तो कुछ आपस में उलझने को तैयार थे। वहां इतना शोर मच रहा था कि किसी की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। पागल पुरुषों के साथ साथ पागल औरतें भी लाई गई थीं। उन्होंने भी पूरा धमाल मचा रखा था। उस पर बर्फ जमा देने वाली ठंड ने बुरा हाल कर रखा था। अधिकतर पागल इस अदला बदली से नाराज थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उजाड़ा जा रहा हो। कुछ पागल खुश थे तो वे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इन नारों को सुनकर हिंदू व सिख पागल गुस्से में भर गए। वे पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों पर टूट पड़े। बड़ी मुश्किल से उन पर काबू पाया गया। खैर, यह सब होते होते बिशन सिंह का नंबर आया। उसे हिंदुस्तान की सरकार को सौंपने के लिए कागज तैयार होने लगे। तो उसने एक अफसर से पूछा, ये टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है? नहीं, अफसर ने हंसकर बताया, वह तो पाकिस्तान में है। इतना सुनना था कि बिशन सिंह भागकर पाकिस्तान जाने वाले अपने साथियों में जा खड़ा हुआ। पाकिस्तानी सिपाही उसे पकड़कर हिंदुस्तानी सिपाहियों के पास ले जाने लगे तो वह अकड़कर बोला, टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है। वह फिर चीखने लगा, ओबड़ दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेंदियाना दी मूंग दी दाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। अफसरों ने उसे लाह कहा, टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में नहीं है।
अगर है तो उसे तुरंत हिंदुस्तान भेज देंगे। मगर वह टस से मस ना हुआ। जब सिपाही उसे घसीटने लगे तो उसने अपनी सूजी हुई टांग इस तरह जमीन पर टेक दी मानो उसे हिला पाने की किसी में हिम्मत नहीं है। वह पागल था, इसलिए उसे वहीं खड़ा रहने दिया गया और बाकी पागलों का हिसाब किताब होने लगा। सूरज निकलने ही वाला था कि बिशन सिंह के हलक से कानों को फाड़ देने वाली चीख उबल पड़ी। दोनों देशों की पुलिस दौड़ी और यह देखकर दंग रह गई कि 15 सालों से जागने व कभी न सोने वाला आदमी मुंह के बल जमीन पर पड़ा है। वह कांटेदार बाड़ों के बीच खाली जगह में पड़ा था। एक तरफ कांटों की बाढ़ के पीछे पाकिस्तान था, तो दूसरी तरफ कांटों की बाढ़ के आगे हिंदुस्तान। दो कटीली बाड़ों के बीच में पड़ी बेनाम जगह में टोबा टेक सिंह आराम कर रहा था। वह मर चुका था। उस बेनाम जगह में पड़ी उसकी लाश जैसे कह रही थी, मैं ना हिंदुस्तानी हूं ना पाकिस्तानी। तो ये थी सादत हसन मंटो की सबसे लोकप्रिय कहानी टोबा टेक सिंह। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। होती है अगली कहानी में मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।